साइंस बाय MS सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम PCS तक्षशिला PCS एकेडमी का टेस्ट संख्या 6 का जो है क्वेश्चन डिटेल में बताने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक क्षैतिज दूरी तक जा सके। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो 36 से 45 के कोण पर मारा जाए। देखिए इसका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति जो आप लोग पढ़े होंगे, उसमें देखिए क्या हो जाता है, अगर हम कोई एक इस 45 डिग्री के कोण पे हम भेजते हैं जिसका स्पीड u होता है, तो देखिए वो इस तरह से जो है हाई अधिक दूरी जो है सो क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसका फार्मूला जो हो जाता है, जो फार्मूला एक होता है रेंज बराबर, देखिए कितनी दूरी करती है, तो r बराबर हो जाता है आपका u² साइन 2 थीटा बाई जी हो जाता है, और मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जब दोनों को हम ये करते हैं, इक्वल करते हैं साइन, तो हमको हो जाता है cos थीटा बराबर साइन थीटा। क्या हो जाता है, cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और देखिए कहाँ पे दोनों थीटा बराबर होता है, तो थीटा अगर हम 45 अगर हम लेते हैं तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है, क्योंकि cos थीटा cos 45 और साइन 45 इक्वल टू होता है 1/2। तो इसलिए इसका जो है किसी अधिक दूरी को हम गेन करने के लिए 45 डिग्री पर हम इसको क्या करते हैं, प्रक्षेप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है। तो देखिए पक्षी क्या हो जाता है, जब ऊपर उड़ती है तो पक्षियों के जो है शरीर की बनावट जो होती है सो एक अलग तरीके से होती है। उसमें जो है फेफड़े के बगल में एक अतिरिक्त वायु कोश होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके फेफड़े के बगल में एक क्या होते हैं, अतिरिक्त वायु कोश जुड़े रहते हैं। वही वायु कोश क्या करते हैं, फेफड़े को समय समय पर मदद करते रहते हैं, जिसके कारण पक्षी जो है ऊपर जब उड़ती है तो उसको जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होते रहती है, इसलिए उसे ऊंचाई पर उड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बहुधारण बीम का उदाहरण है। तो देखिए ये जो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे, इसका सही आंसर क्या है, पुल है बी जो है सो कैंटिलीवर जो है पुल बहुत सारे कैंटिलीवर पर बेस्ड होता है। देखिए कैंटिलीवर क्या होता है, एक ये मान लीजिए फिक्स आप कर लीजिए और इसको हम कैंटिलीवर कहते हैं। ये कैंटिलीवर हो गया, ये यहाँ से क्या करता है, मूव करते रहता है। अब पुल सब में देखते हैं, ये इसका क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। ठीक है, यही कैंटिलीवर का बेस्ट हुआ। कैंटिलीवर क्या होता है, तो कैंटिलीवर जो होता है वो क्या करता है, वेट को जो है केवल एक सिरे के साथ ही क्या कर देती है, सहारा देती है। तो पुल के निर्माण में जो है हम कैंटिलीवर बीमों का बहुत समय पे प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। तो ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि जो जो हम ऊपर जाते हैं तो हवा का घनत्व क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। हवा का जो है दबाव कम होता चला जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो यानी कि वायु के दबाव के कम के कारण क्या हो जाती है, ऑक्सीजन भी कम होती है। इसलिए हमें जो है ऊंचाई पर जो है सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि हमें भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगला है, पानी से निकलने पर सेविंग बुश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका देखिए कारण हो जाएगा आपको पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है, बालों के बीच जो है स्थित जल फिल्म सिकुड़ जाती है, जिससे बाल आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जल फिल्म सिकुड़ता है जिसके कारण बाल जो है आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। तो देखिए इसमें जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल, तो इसमें जो है सही आंसर सी होगा। लेकिन गुरुत्वीय बल भी क्या होते हैं, बहुत पावरफुल बल होते हैं, सशक्त बल होते हैं, जो किसी चीज़ को जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर। लेकिन इसका सही आंसर होगा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है, जो अन्य सभी बलों में सबसे मजबूत बल होते हैं, लेकिन इसकी सीमा बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है। यह नाभिक में प्रोटॉन को एक साथ बांधने के लिए जिम्मेवार होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी 54 का। देखिए 55 जो है, 55 का जो है, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो आदमी ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। देखिए सबसे पहले क्या थे,
पूर्व पाषाण युग, पाषाण युग जो आता है उसके बाद आता है कांस्य युग। तो पाषाण युग में जो है पत्थरों का औजार बनाए गए, पत्थरों का प्रयोग किया गया। उसके बाद आया कांस्य युग। कांस्य युग में जो है सो इसमें क्या गया, कांस्य का यूज किया गया, जिसमें सबसे पहले जो है तांबा, कांस्य का तांबा का यूज किया गया, जिससे मनुष्य ने सबसे पहले किस को खोज किया, तो तांबा धातु का खोज किया और उससे बहुत सारे हथियार बनाने में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर किस कुंडली बनाने में सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में हम किसका करते हैं? तो ये लिखा हुआ है निक्रोम डी, लेकिन ये क्या होता है, नाइक्रोन होता है। नाइक्रोन जो होता है सो नाइक्रोन में देखिए 80% आपको 80% मिल जाएंगे आपको निकल, क्या मिल जाएंगे, निकल। और आपको 20% क्या मिल जाएंगे, क्रोमियम, क्या मिल जाएंगे, 20% क्रोमियम यानी कि सिया। यानी इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में हम नाइक्रोन का वायर का यूज करते हैं, और नाइक्रोन जो बना होता है वो 80% निकल और 20% क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से ये बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सो वेरी क्या होता है, हाई होता है, यानी कि जल्दी जो है हाई टेम्परेचर पर भी क्या होता है, नहीं पिघलता है, इसलिए इसमें हम हीटर की कुंडली में इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है जो नाइक्रोन किससे किससे बना हुआ था, इस 80% कहिएगा निकल से और 20% क्या था, क्रोमियम से। अगला क्वेश्चन है 57, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही पर उस पर हर एक कार्बोनेट के परत बन गई, वो धातु क्या है? तो वो धातु क्या हो जाएंगे, कॉपर हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, कॉपर जो होता है, जो कॉपर क्या होता है, जो वायु के उपस्थिति में, यानी कि तांबा जो है वायु के उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेती है तांबा, यानी कॉपर जो है वायु में उपस्थित जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड उससे अभिक्रिया कर लेती है। अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करती है, जो उसके भूरे रंग का जो तांबा का चमक होता है उस चमक को धीरे धीरे ये खत्म कर देती है और एक हरे रंग की इस पे परत धीरे धीरे चढ़ा देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरे कार्बोनेट की परत या कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, जो क्या होता है वो हार्मफुल, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए सामग्री का प्रयोग, तो ये पहले ही बता चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है, 59, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल में हाइड्रोजन इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि ये क्या होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, यह सबसे हल्की गैस होती है, ये पीरियोडिक टेबल में भी फर्स्ट पे आते हैं, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं या तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बना देते हैं, जैसे H2O। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ई आंसर हो जाएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ई इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ई इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएंगे ई, ये सभी या एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, धातु सुचालक होती है क्योंकि, तो देखिए धातु जो होती है सो इसके सुचालक होती है, क्यों सुचालक होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए, इसका ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसके कारण क्या कर देते हैं, जो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेय में दाब के में मौजूद रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शीतल पेय में उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, उसमें घोल दिया जाता है, जिस इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कार्बनीकरण। और ये क्या कर देता है, अम्लीय ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसमें मिक्स करते हैं हाई प्रेशर पे, तो ये क्या करता है, इसे अम्लीय स्वाद प्रदान करता है और ये उसको ठंडा कर रखने में भी सहायक करता है और इसको परिरक्षी का भी काम करता है इसको, यानी कि ख़राब भी नहीं होने देता है। तो मृदु पेय में दाब के रूप में कौन मौजूद रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो बुलबुले के रूप में आप देखते होंगे बाहर बाद में निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तापन का उदाहरण था? इसका पिछले में भी बताए थे, देखिए आप लोग जो है बार बार हर
वीडियो को देखते जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिपीट होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए रिपीट, इसलिए आप लोग जो है एक भी वीडियो को मिस मत करिए और क्या होते हैं देखते चलिए रेगुलेट, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाएगा बार बार देखने से। ये देखिए पीछे भी बताए थे, उद्तापन किसको बोलते हैं? उद्तापन उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट क्या होता है, आपको ठोस से क्या होता है गैस में चेंज होता है, यानी कि वो द्रव में न बन करके डायरेक्ट क्या हो जाता है गैस में, जिसमें हम आपको बताए थे कपूर हो जाएंगे, नेफ्थलीन हो जाएंगे, ये सब जो है जो क्या होता है जो आपको जो है उद्तापन का बेस्ट एग्जाम्पल। तो इसका सही आंसर ई हो जाएंगे। अगला जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। देखिए 1H हो जाएंगे, 2H हो जाएंगे और जो है अगला जो हो जाएंगे 3H हो जाएंगे, 3H हो जाएंगे, 3H। तो देखिए पहला को बोला जाता है प्रोटियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्रिटियम। देखिए इसमें पहला में जो प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगा, दूसरे का 0 हो जाएगा, सॉरी पहला का जो है न्यूट्रॉनों की संख्या 0, दूसरा का 1 और तीसरे यानी कि ट्रिटियम का जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। पहला जो प्रोटीनियम है इसमें 0 होंगे न्यूट्रॉन, दूसरा जो होता है ड्यूटेरियम, इसको D2O से भी लिखा जाता है, इसी को बोला जाता है हैवी वाटर यानी कि भारी जल भी हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो ड्यूटेरियम यानी ये दूसरा समस्थानिक जो होता है हाइड्रोजन का, उसका क्या नाम से जाना जाता है? तो ड्यूटेरियम से, और इसी को क्या बोला जाता है? भारी जल भी बोला जाता है। ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसको T से भी व्यक्त किया जाता है, ड्यूटेरियम को D से भी किया जाता है। इसका फार्मूला होता है भारी जल का D2O, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसलिए जो है आप लोग रेगुलर इस क्वेश्चन देखिएगा वीडियो को, तो आपको जितने 20 या 25 क्वेश्चन कराते हैं तो उतना ही नहीं हो, उससे आप देख सकते हैं 3 टाइम्स या 4 टाइम्स क्वेश्चन आपको कवर होते हैं, कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का जो है परमाणु सिद्धांत कौन किया था? तो डाल्टन ने किया था। ये कब किए थे? तो 1808 ईस्वी में डाल्टन ने जो है इसका जो है इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम परमाणु का क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये एक अंग्रेजी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया, डाल्टन, इसका सही आंसर होंगे। अगला है विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो विरंजक चूर्ण को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो क्लोरीन है। देखिए विरंजक चूर्ण होता है, कैसे बनता है सो देख लिए। होता है जब हम बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना का जो फार्मूला होता है Ca और क्या होता है OH का होल 2, ठीक है, OH का होल 2, इससे जब हम क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं? पास करते हैं। जब हम इससे यानी कि बुझे हुए चूने यानी कि CaOH2 होल 2 से हम जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या बनता है? तब जाकर के हमको विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 और प्लस हमको H2O गैस बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखिए व्यंजक चूर्ण में हम क्या करते हैं बनाने में, हम किसका यूज करते हैं? तो हम क्लोरीन गैस को यूज करते हैं। ठीक है, तो बुझे हुए चूने से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, नॉर्मन बोरलॉग। तो देखिए हरित क्रांति होता क्या है? तो ये जो है इसको हम बोलते हैं तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो ये क्या होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी कृषि क्षेत्र में जो है गेहूं का जो है हर चीज़, जो गेहूं का जो उपकरण है, अच्छे खाद हो गए, बीज हो उपलब्ध होने के कारण जो है गेहूं के उत्पादन में यानी कि पैदावार में एकाएक बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण करता है? तो देखिए फसलों का DDT जो है एक क्या है, ये DDT आपका एक कीटनाशक है और ये एक अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण है। जो DDT को खरपतवारनाशी के रूप में भी हम यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो कुछ जो है मिट्टी के नीचे चला जाता है, जैसे मिट्टी क्या कर देते हैं अवशोषित कर लेते हैं,
कुछ क्या होता है उसके साथ जल में चले जाते हैं, जिसमें जल में जो है मछलियाँ, बहुत तरह का प्रदूषण होता है जल में भी। तो मृदा प्रदूषण भी होते हैं, जल प्रदूषण होते हैं, कभी कभी इसके एयर के टकराने के कारण एयर को भी प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ई इसका सही आंसर हो जाएंगे। कौन सा प्रदूषण, तो इसमें जो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ। तो देखिए दिसंबर 1984 में भोपाल के कार्बाइड कंपनी थे। कौन से कंपनी, तो कार्बाइड कंपनी में यूनियन कार्बाइड जो थे कंपनी, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण जो है वहाँ से बहुत से लोगों को जो है जाने चली गई, उन्हें सांस में दिक्कत होने लगे और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो कौन से गैस थे उसमें रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर कंपनी पूछे तो क्या बोलिएगा, यूनियन कार्बाइड, और ईस्वी 1984। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालाबों और कुओं में मच्छरों में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो देखिए तालाबों और कुओं में किसको छोड़ा जाता है जो मच्छरों को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा गैम्बूसिया फिश, यानी गैम्बूसिया मछली जो है, सो ये क्या कर देता है, जो मच्छरों को जो है कंट्रोल करने में सहायता करती है। ये क्या करते हैं, ये जो मच्छरों के जो है गम्बूसिया मछली जो है ये क्या करते हैं, मच्छरों के लार्वा को या क्रस्टोसियस को खा करके खा जाते हैं, जिसके कारण मच्छरों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इससे कंट्रोल होता है। अगला जो है HYV का पूरा नाम क्या है, तो HYV का पूरा नाम जो है सो हाईली होता है, लेकिन इसमें हाई दिया है तो हाई यील्डिंग वेराइटी, क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी जो है इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए HYV होता क्या है, तो इसका हिंदी में जानिएगा तो उच्च उत्पादकता किस्में। तो अगर हम क्या होता है अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन जैसे हम उच्च उत्पादकता हमें प्राप्त करना है तो हम एक अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं। उस बीजों के प्रयोग के कारण क्या होता है, जो है हमें उच्च पैदावार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, HYV भी कहते हैं। इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल आप गेहूँ चावल बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसमें जो है अगर जोड़ी हम पूछेंगे तो 23 हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर पूछा जाएगा तो 46 हो जाएगा। इसमें संख्या पूछा गया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी होगा। इसमें हम ई नहीं देंगे। अगर क्रोमोसोम की जोड़ियाँ पूछा गया होता तो हम ए देते 23, लेकिन पूछा रहा है संख्या तो कितने हो जाएंगे, 46। क्रोमोसोम होता है, देखिए मानव शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं में क्या होते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 46 होते हैं। तो इस तरह जो है आप लोग साइंस का क्वेश्चन बनाते रहिए, ताकि आपके जो है BPSC टीचर में जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको हेल्प देगी। और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए और सीरीज को देखते रहिए। धन्यवाद।